नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी फॉर्मूले से जीतेंगे महाराष्ट्र। वक्त हल्ला बोल का है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की वजह है वो पोस्टर जो मुंबई के कई इलाकों में दिखाई दिया। वो पोस्टर यूपी के मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर के साथ लगाया गया। उस पर उनका नारा लिखा गया, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि वो पोस्टर बीजेपी ने नहीं लगवाए, लेकिन उसके सामने आने के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में झटके खाने के बाद अपनी रणनीति बदल ली है और उस रणनीति को अपनाने की तैयारी है जिसकी मदद से हरियाणा में जीत मिली। हल्ला बोल में हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले क्या है पूरी कहानी जरा समझिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब ये नारा छप गया है, पोस्टर बनकर महाराष्ट्र की दीवारों पर चिपक गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। जो नारा हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जो नारा बीजेपी के लिए जाति जनगणना की राजनीति पर सबसे बड़ा हथियार बना, जो नारा बीजेपी के हिंदुओं एक साथ हो जाओ की सोच को बढ़ाता रहा, वो नारा अब उछाल दिया गया है महाराष्ट्र के चुनाव में। इस होर्डिंग में तस्वीर योगी की है और लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मुंबई के कई इलाकों में योगी के पोस्टर नारे के साथ लग गए हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में होर्डिंग्स लगाई गई हैं। यानी रणनीति साफ है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी के नारे की एंट्री हो गई है। हालांकि ये पोस्टर बीजेपी ने नहीं लगाया है। इस बार पोस्टर में योगी की तस्वीर जरूर है, लेकिन पोस्टर निजी नाम के साथ है। विपक्ष जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वही पैटर्न सेम लागू हो। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर रहा है। मुंबई में अगर कोई पोस्टर लगा दे और उस पोस्टर में लिख दे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ये विकास चाहती है। अमित शाह साहब ने ऐसे कहा था की गुजरात स्टाईल की राजनीती अभी महाराष्ट्र में लानी पडेगी। आता गुजरात स्टाईलची राजनीति म्हणजे काय, दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करायचा, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने का, ओबीसी मराठा करने का, उसमें वोट काट के अपना सत्ता लाने की, बस यही चीज शायद बीजेपी महाराष्ट्र में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना ही उन्होंने ट्राई किया, ये संतों का महाराष्ट्र है, ये विचारवंतों का महाराष्ट्र में, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ये गुजरात स्टाइल है ना, यहाँ के स्वाभिमानी महाराष्ट्र के लोग अपने पैर के नीचे तुड़वाएंगे और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी 100% चुन के आएगी। इससे पहले बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने योगी का पोस्टर जारी किया था और साथ में लिखा था, जाति और भाषा पर विभाजनकारी शक्तियों का जवाब देने का एक ही मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाली हुंकार ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी रणनीति होगी? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, रागिनी नायक जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं, किशोर तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के उद्धव ठाकरे गुट के जुड़ रहे हैं और कृष्ण हेगड़े जी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना के जुड़ रहे हैं जो कि शिंदे गुट है। जल्दी से अपने दर्शकों को लेकिन 2-3 बड़ी खबरें आते हैं, बता दें। मुंबई में वो पोस्टर्स बीजेपी ने नहीं लगवाए थे और अब उन पोस्टर्स को बीएमसी ने हटा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही ये खबर मीडिया में चलने लगी उसके बाद से मुंबई में ये पोस्टर्स जो लगे हुए थे जिसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी जी की तस्वीरों के साथ लगाया गया था,
उसे अब कई जगहों पर से हटा दिया गया है। हमने आपको बताया था कि बांद्रा कई जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे। एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई आ रही है। पोस्टर सामने आने के बाद बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर योगी से यह नारा बुलवाया गया है, उनकी छवि ही ऐसी है। बटेंगे तो कटेंगे नारा लैब में तैयार किया गया है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। सीएम योगी से जानबूझकर बुलवाया गया क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी है। आइए सुना देते हैं आपको अखिलेश यादव ने क्या कहा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरव भाटिया जी, आपने सुना अखिलेश यादव को, उधर दूसरी तरफ से चाहे वो यूबीटी गुट के आनंद दुबे जी हो, सब यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से वही फॉर्मूला बीजेपी लेकर आई है जो आपने हरियाणा में किया था, बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल आप समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ये नारा लगाते हैं। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति हो, हमारा तो एक ही मंत्र है कि एकजुट रहना है, मजबूत रहना है और पूरा देश एकजुट रहे। इसमें बुराई क्या है? पहले तो सिद्धांत तौर पे एक बात कहूंगा कि क्या गलत है इसमें कि एकजुट हो जाओ। मैं तो समझता हूं देश का हर नागरिक एकजुट हो जाए, धर्म जात सब भूल के एकजुट हो जाए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक प्रवृत्ति है, खासकर महावसूली अघाड़ी में और घमंडिया में। मैं आपको याद दिलाता हूं इनकी राजनीति क्या है। देखिए, ये कहते हैं मुसलमानों जागते रहो, मुसलमानों जागते रहो, हिंदुओं सो जाओ, हिंदुओं तुम लोग सो जाओ। क्यों कहा था वोट जिहाद? आपको मालूम है ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी सलमान खुर्शीद और मरिया आलम खान, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और मरिया आलम खान तो नेत्री हैं अखिलेश यादव के यहाँ। अखिलेश यादव को बताना चाहिए किस लाभ में ये वोट जिहाद कर डालो, एकजुट हो जाओ, ये तय हुआ था। अब कांग्रेस के चरित्र पे आते हैं। राहुल गांधी ने तो स्वयं ऐलान किया, उन्होंने कहा कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। मौलानाओं की एक बैठक हुई थी कुछ साल पहले, और मैं आपको उदाहरण देता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू ने जब पंजाब में चुनाव हुए तो उन्होंने कहा सब मुसलमानों एकजुट हो जाओ। क्या आपने राहुल गांधी के मुख से एक वक्तव्य सुना था निंदा करते हुए? कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा था अगर 90% मुसलमान बाहर नहीं निकले वोट डालने तो कांग्रेस का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो सारे ये जो बयान मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, जब ये मुस्लिम हिंदू करते हैं तो ये लोग बड़े अच्छे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं सिद्धांत के तौर पे कि सब एकजुट हो जाओ, एक ताकत बन जाओ, हमें बटना नहीं है, क्योंकि जो बटेगा वो कटेगा, और हम ना बटेंगे ना कटेंगे। अगर आज ये हिंदू भी कहता है तो इसमें गलत क्या है? सारे हिंदू एक होना चाहते हैं, हमारे तौर तरीके, हमारा यही सवाल लिए चलते हैं, हमारी पूजा पद्धति सब एक है जी। क्या गलत है इसमें भाई? क्या गलत है राजनीति? या कह रहे कि जब ये मुसलमानों का वोट मांगते हैं धर्म के आधार पे तो गलत है। ठीक है, हिंदुओं को एकजुट होने कह रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जाति के आधार पर मत बटो ये कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? अंजना जी, बटेंगे कटेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करके एकजुटता की ढाल के पीछे छुप रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसा ही करना है जैसे कि कहा जाए कि भाजपा और संघी मरा मरा बोलेंगे और बाकी पूरा देश राम राम सुन ले। चलिए, अब राम राम की बात हो गई तो मैं आज की बहस गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे से ही शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी कि हिंदू सनातनी लोगों के
सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता ये बात कहते हैं कि मुखिया का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। यानी कि जो सेवन करता है मुंह हर अंग का समान पालन पोषण करता है, लेकिन समानता की बात, बंधुत्व की बात, एकजुटता की बात और इसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और संघियों से करना मुझे लगता है भैंस के आगे बीन बजाना है। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगाए। मैं तो सीधी सी एक बात कहती हूँ कि जब राहुल गांधी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया, उसका नाम था भारत जोड़ो। इस यात्रा को नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरी यात्रा यानी लंबाई और चौड़ाई की जो यात्रा थी, दूसरी यात्रा को कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यानी कि कांग्रेस का मूल मंत्र था कि मोहब्बत के फेविकोल से पूरे देश को जोड़ना है, एकजुट करना है। अब मैं तो आपके दर्शकों से आज एक सवाल मैं उनके विवेक पर छोड़ना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का एक बयान बताइए जिन्होंने एकजुटता और जोड़ने की बात की हो। तो जब बिहार में चुनाव हारने लगते हैं तो अमित शाह कहते हैं यहाँ कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो वहां पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। मोदी घुसपैठिया बोलते हैं, कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने लग जाते हैं। अनुराग ठाकुर, माफ कीजिएगा शब्द का मैं प्रयोग करूंगी आज आपके चैनल पर, अनुराग ठाकुर कहते हैं गोली मारो सालों को। नुपुर शर्मा अपने पैगंबर के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करने के बाद हाइबरनेशन से निकलकर आती हैं और झूठी बयानबाजी करके फिर वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती हैं कि गोपाल मिश्रा की आंखें नोच ली, पेट फाड़ दिया, नाखून खींच लिए और सारी चीजें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस नफरत और वैमनस्य से कौन सा सबका साथ सबका विकास होता है? इससे केवल सबका विनाश होता है। और इसीलिए ये जो एक लाइन और जोड़ूंगी, यही बात जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कटेंगे और बटेंगे कहा, वहां पर फेल हुए लोकसभा में और इतनी बुरी मुंह की खाई, इतनी नाक कटी कि मिल्कीपुर में तो इनसे चुनाव लड़ने से इनको नानी याद आ गई। और अब ये वही नारा महाराष्ट्र में भेजना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी दाल गलेगी नहीं, वहां पर तो मोदी जी स्वयं लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने हरियाणा का जिक्र किया, आपने यूपी का जिक्र किया, तो हम अपने दर्शकों को एक नंबर दिखाना चाहते हैं कि वोटिंग पैटर्न क्या रहा है। हरियाणा के वक्त ही सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया था और अगर आप देखिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में ये देखिए, हरियाणा में अगर आप देखिए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें वोट बटा था और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार के मुकाबले थी, अगर आप देखें तो हर श्रेणी में, हर जाति में उनका जो वोट परसेंटेज है वो घटा था। इसीलिए अगर आप उनके नजरिए से अगर आप देखें तो ये देखिए, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ 51% गए, कांग्रेस की तरफ 31%। ये लोकसभा वाला हम दिखा रहे हैं, हाँ लोकसभा का है। तो इसमें आप देखिए जाट में अगर आप देखिए तो लगभग जाटों में जो फॉल है वोट परसेंटेज में वो आपके सामने है। माफ कीजिएगा एक सेकेंड, जाट वाला जो वोट परसेंटेज है 23% कमी है और वो 27% आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ। 23% बीजेपी के लिए गिरा। अब वही कांग्रेस में 31% का राइज हुआ, जाट वोट में 64% पर वो पहुंच गए। ये 10 में से जब 5 सीटें बीजेपी की झोली में रह गई, 5 कांग्रेस को गई, तो कैसे कैसे वोट गिरा था बीजेपी का। सवर्णों में भी 8% की गिरावट आई थी, 66% वोट्स उन्हें मिले, लेकिन 8% गिरने के बाद वहीं कांग्रेस पार्टी को 12% का सवर्णों में राइज हुआ। ओबीसी पर अगर आप आइए तो 44% उन्हें वोट मिला, 29% का फॉल था ये बीजेपी के लिए। तो आप कल्पना कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस थी बीजेपी की, चाहे ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे जाट हो, चाहे एससी हो। एससी में भी देखिए उनको 24% वोट मिला, फॉल देखिए 34% का फॉल। यानी ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब रही तो जाति के आधार पर किस तरह से वोट अलग हुआ बीजेपी से, वो हमने आपको दिखा दिया। अब विधानसभा में आइए, जहां पर हरियाणा में बीजेपी ने अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत हासिल की। आज तक इतनी सीटें बीजेपी की नहीं आई थी हरियाणा में। वहां पर अगर आप देखेंगे तो चाहे वो ब्राह्मण हो, पंजाबी खत्री हो, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, हर जाति में बीजेपी का वोट अच्छा खासा रहा था। 51%, पंजाबी खत्री में 68%। वहीं आप अन्य सवर्ण में देखिए तो लगभग 60% को छू रहे हैं, 59%, जाट 28%, 37% गुर्जर। यादव जो अहिर है वो निर्णायक साबित हुए हैं बीजेपी की कई सीटों में उनकी जीत के लिए। 62% यादवों ने हरियाणा में इस बार बीजेपी को वोट दिया। अन्य ओबीसी 47%, 47, जाटव 35%,
जाटव वोट लेकिन 50% कांग्रेस को भी गया। लेकिन जो अन्य शेड्यूल कास्ट है उसमें अगर आप देखें तो बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली और ये सबसे बड़ी उनकी चुनावी रणनीति थी। इस बार उन्होंने 17 दलितों को जो वोट टिकट दिए उसमें से 8 से ज्यादा अगर उन्होंने टिकट दिए हैं तो जाटव छोड़कर जो डोमिनेंट शेड्यूल कास्ट है उससे हटकर उन्होंने इस बार टिकट दिए थे और वहां पर उनको फायदा हुआ। 45% अन्य दलित जो है उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया जबकि 33% कांग्रेस को। वहीं अगर आप मुस्लिम देखें तो यहां पर स्टार्क डिफरेंस है, 7% बीजेपी को, 59% कांग्रेस को, 34% लेकिन अन्य को चला गया और शायद इस वजह से कांग्रेस पार्टी वहां पर जरा चूक गई। अगर आप सिख वोट भी देखें तो 21% बीजेपी को गया, 47%, 32%। ऐसा ही महाराष्ट्र का भी जो नंबर्स है अगर हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है एक बार गौरव जी के पास चलना चाहिए, आप उनकी बात का जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन चाहे वो महाराष्ट्र हो जिसमें हमने दिखाया है कि पिछली बार जो आप फिसले तो किस तरह का अंतर रहा आपके वोट में, मतलब बीजेपी अलग अलग जो चाहे मराठा हो चाहे सवर्ण हो सब जगह पर आप फिसले। 29% सवर्णों में आप फिसले, आप 11% के आसपास मराठा वोट में फिसले, 40% हालांकि आपको मिला, सवर्णों का भी 58 मिला। ओबीसी में आप 31% फिसले और 50 आपको मिला। इससे पहले आपको 81% मिला था, 81% वोट महाराष्ट्र में लोकसभा में। उसके बाद से आदिवासी पर आइए तो यहां पर आप 3% फिसले, 35 पर आए और 35% आपको मिला है दलितों का। तो क्या फॉर्मूला सीधा है कि अगर हिंदू बटा तो बीजेपी की खैर नहीं, अगर हिंदू जुटा तो आपके बल्ले बल्ले होते हैं, इसीलिए ये नारा आप लोग हर जगह पुश कर रहे हैं। अंजना जी, ये तो मैं बड़े गर्व से कहूंगा जो बात आपने कही, भारत पंथ निरपेक्ष देश है लेकिन हिंदू बहुल्य भी है और अगर हिंदू हमारे साथ खड़ा हो जाता है और हम जीतते हैं तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो बहुसंख्यक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोच से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सबसे पहले भैंस की बात क्योंकि करी गई तो महाविकास अघाड़ी के लिए तो यही कहा जाता है, खासकर कांग्रेस के जब प्रवक्ता आते हैं कि भैंस अगर पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। कटने पे इन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, कन्हैया वो दर्जी था और सर तन से जुदा का जो नारा दिया गया क्योंकि उसने समर्थन किया नुपुर शर्मा का और अशोक गहलोत ने कहा ये क्या है, अरे नाटक हो रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहे थे, नाटक हो रहा है। तो बिल्कुल अगर कोई हिंदू की तरफ बुरी नजर से देखता है और कानून तोड़ता है तो आज उसकी सबसे बड़ी आशा, उसका साथ देने वाली कोई है तो वो महायुति है, भारतीय जनता पार्टी है और इस बात पे मुझे गर्व है। दूसरी बात आपने महाराष्ट्र की करी तो 2019 का मैं आपको चुनाव याद दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, 105 सीटें आई और जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी एकजुट वाली, अब तो सोनिया सेना है, वो हमारे साथ थी और हमारी प्री पोल अलायंस की मेजॉरिटी आई। गजब की बात देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाले सरकार नहीं बनाते प्री पोल अलायंस, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो कांग्रेस है वो एक साथ आ जाते हैं पलटू राम और सरकार बनाते हैं और जनता इन्हें नकार देती है। वो ब्रेकअप आप भूले नहीं है गौरव जी, चैनल पे दिखाई, वो ब्रेकअप आप लोग भूले नहीं है बीजेपी वाले। वो मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, वीर सावरकर जी वीर हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस पे क्या कहना है, उद्धव ठाकरे कैंप से हमारे साथी बैठे हैं, मैं भूला नहीं हूं। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये बात कोई नहीं भूला है और हर हिंदू जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है और औरंगजेब फैन क्लब है जो है वो महावसूली अघाड़ी करता है। और अंत करूंगा एक बात कह के, उत्तर प्रदेश पे, उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस पार्टी बोलेगी, हाँ औरंगजेब फैन क्लब, हाँ आपको मालूम है उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस पार्टी बोलेगी। अजय राय 7 सीट मांग रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा 2 दूंगा। अंजना जी आशा मुझे भी लड़ेंगे और इनके 2 विधायक हैं
दो विधायक हैं इनके उत्तर प्रदेश में, 40 साल से सरकार नहीं बनाई है, और ये यहाँ पे भीख का कटोरा मांग के समाजवादी पार्टी से सीटें मांगते हैं। यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश के बारे में एक छोटा सा जल्दी से रिस्पांस रागिनी जी, उसके से देखिए बहुत देर से किशोर जी और वो वेट। अंजना जी, आपने 2 मिनट तो गौरव जी को बोलने दिया, इसमें छोटा रिस्पांस कैसे? इतने आरोप लग गए हैं, जरा 1-1.5 मिनट मुझे दे दीजिए। मुझे पता है आप बहुत अच्छा समय का तालमेल बिठा लें। जल्दी से 2 बातें कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर जाति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो भी ये तोड़ने की राजनीति और चुनावी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। तो राजस्थान में अगर जब इनको जाति के आधार पर लोगों को भिड़ाना होता है तो गुर्जर बनाम मीणा हो जाता है। जब हरियाणा में भिड़ाना होता है तो जाट बनाम नॉन जाट हो जाता है। जब महाराष्ट्र में भिड़ाना होता है तो मराठा, गैर मराठा, दलित हो जाता है। लेकिन और जब मोदी जी को खुद के लिए वोट मांगना होता है तो वो ओबीसी बन जाते हैं और कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, मुझे नीच कह दिया, अरे मुझे ये कर दिया, मुझे गाली दे दी, मुझे वोट दे। लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जाति की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है, तो वो अधिकारों की बात करती है। वो पिछड़ों के, शोषितों के, हाशिए पर पड़े हुए लोगों को राजनीति के मुख्य धारा में लाने की बात करती है। और गांधी जी ने जो कहा था कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है उसके आंसू पोंछने की बात करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये आज से थोड़ी तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, माफीनामे लिखते थे, उनकी पेंशन पर जीते थे। और अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते थे, वो आज देश में चलाने का अगर कोई काम कर रहा है, तोड़ो और राज करो, तो वो ये भाजपाई और संघीय। और इन्होंने क्या औरंगजेब फैन क्लब बोला ना। मैं कहती हूँ आज देश में सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है जो संवैधानिक अधिकारों के टुकड़े करना चाहता है, गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को आपने धोखा दिया। जो वादा किया प्री पोल अलायंस में वो निभाया नहीं, किशोर तिवारी जी साथ छोड़ा। तो अब आप ये हमारे ऊपर चाहते हैं, सत्ता की चोरी किया, किशोर तिवारी जी की चोरी की। क्या दिक्कत है बटेंगे तो कटेंगे वाले? जी रागिनी जी, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले में क्या गलत है? अगर योगी आदित्यनाथ का यही नारा हर जगह पर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल जमाएंगे, इसमें क्या गलत है? जाति के आधार पर हिंदू ना बटे, ये अगर बीजेपी कहती है तो इसमें क्या गलत है? एक बात मैं बोलूं, चुनाव के दरमियान इन्होंने पोस्टर लगवाए, पोस्टर हटा दिए गए। और चुनाव में धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लोड नहीं करना चाहिए। और गौरव भाटिया बहुत कुछ बोले। गौरव भाटिया जी, आपकी हालत यहाँ बहुत खराब है। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ चुनाव में। हाँ, और आप जो ये फंडे जो कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, ये संतों की भूमि है। यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव है। यहाँ देखो बहुत बड़े मुद्दे आ चुके हैं, ये बार बार कहते हैं। मेरे ख्याल से गौरव भाटिया तो बहुत ज्यादा कहते हैं। एक तो इनको महाराष्ट्र का कुछ मालूम नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम वसूली सेना है, सोनिया सेना है, हमने हिंदुत्व बेच दिया। देखिए, अब जनता में हम गए थे ये सब लेके, ये तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन इनको 2 डिजिट में लाके रख दिया जनता ने। हाँ, कहीं भी तो 22 MP आते थे और 70% सीटें हमें मिली। अगर हम कांग्रेस के साथ गए तो जनता चाहती थी कांग्रेस को तो 17 में से 14 सीट दे दी। अब मैं बताता हूँ, ब्रेकअप से बाहर निकलिए किशोर जी, आपका तो पार्टी ही ब्रेकअप हो गया। शिंदे साहब लेकर निकल लिए। आपकी पार्टी के ही चुने हुए लोगों ने कहा कि हमें बीजेपी के साथ सरकार बनानी है। और हिंदुओं की एकजुटता कैसे नॉन प्रोग्रेसिव है, ये बताइए। आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकजुटता में क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। अरे देखो गौरव भाटिया जी, मैंने देखो ये 20 मिनट बोले, मैंने बीच में नहीं बोला। क्योंकि इनको कोई सुनता नहीं है अभी। गौरव भाटिया जी, ये सब बातें पुरानी हो गई। अगर मैं कहूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है, पर ये हिंदू राष्ट्र है तो क्या मुसलमानों को कटेंगे बटेंगे चलेगा? अरे मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जी ने CM रहते हुए बता दिया कि वो कैसे है।
हाँ, उन्हें प्रोग्रेसिव स्टेट क्या होता है, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। और मैं कहता हूँ, आपकी इस बात पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अगर हमने गलत किया है कि बीजेपी से साथ छोड़ा करके हिंदुत्व छोड़ दिया, तो जनता ये तय करेगी, जनता ये तय करेगी। और उद्धव ठाकरे जनता में उसी हिस्से जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ उसी हिस्से जा रहे हैं। और कांग्रेस से हमारा नाता, ये सारी बातें छोड़िए, एक बात का उत्तर दीजिए। अंजना जी, एक सवाल पूछ लूं? अरे आप एंकर ही बन जाओ ना। चलो किशोर जी रुक जाइए, एक बार रुक जाइए। गौरव जी, एक बार मुझे शिंदे गुट से भी एक प्रतिक्रिया लेने जी। कृष्णा हेगड़े जी, देखिए, क्या आपकी पार्टी ऐसे नारों से सहमत है? जरा समझ में तो आए, क्योंकि बीएमसी ने फॉरेन पोस्टर्स होर्डिंग्स हटा दी, इसका क्या अर्थ है? आपको सूट नहीं करता है महाराष्ट्र में योगी जी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे? फिर तिवारी जी बोलने लगे। अंजना जी, अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा लिया है। हाँ हेगड़े जी, क्योंकि जो सम्मान्य मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र के बारे में बात किया, या फिर सम्मान्य प्रधानमंत्री या सम्मान्य योगी जी ने बात किया, तो ये गर्व की बात है कि सभी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अभी ये पोस्टर का इतिहास बता के आपको चौंका देता हूँ। ये जो व्यक्ति, ये जो कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है, वो 20 साल से कांग्रेस में था और कांग्रेस में काम कर रहा था, और कांग्रेस अभी छोड़कर उसने ये पोस्टर लगाई, तो कांग्रेस के तुष्टीकरण से कितना नाराज होकर ये व्यक्ति ने ये पोस्टर लगाया होगा। अच्छा, ये विश्व बंधु राय का आप इतिहास बता रहे हैं, जिन्होंने ये पोस्टर लगाया। हमें भी यही खबर मिली कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था कई सालों तक, और उसके बाद 20 साल तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और वो खुद इतना परेशान हो गया है कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से कि उसने ऐसे पोस्टर लगाए हैं। तो अभी कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो राजनीति ये चला रहे यहाँ पर औरंगजेब फैन क्लब वाली, तो ये सही है क्या गलत है? दूसरी बार हर लोकसभा, आपने ये लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा कि बहुत सारे जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी और हम शिवसेना 4-4 सेगमेंट में लीडिंग थे, और एक सेगमेंट में ये जो वोट जियाद हुआ है, वहां पर 1-1.25 लाख वोट एक पर्टिकुलर समुदाय का एक पार्टी के लिए गिरता है, यानी कांग्रेस या उद्धव ठाकरे। अच्छा, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि एनमास वोटिंग एक रिलीजन करती है, और उनका जो उद्देश्य है कि ऐसे जो हमारी पार्टी है उसको जानबूझकर हराए अलग अलग तरीके से। ठीक है, लेकिन कृष्णा जी, आपने ये नहीं बताया कि पोस्टर्स हटाने क्यों पड़े, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? आप लोग को ठीक नहीं लग रहा था? देखिए, अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, बीएमसी अपना काम कर रही, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही, इसमें हमारे सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए गौरव जी, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए। तिवारी जी, कहा तिवारी जी कुछ बोल रहे, भाई सुना वो ऑडियो, इतनी देर से बोल रहे थे, उनका ऑडियो ही नहीं आ रहा था। हाँ बोलिए तिवारी जी, क्या हुआ? अरे देखो, मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव, हाँ बीजेपी तो ये मुखौटा है, पर महाराष्ट्र का चुनाव ये 25 लाख करोड़ जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, हाँ उसके लिए किया जा रहा है। तो बीजेपी के मुखौटे के पीछे जो लोग हैं, वो लोग किसी भी हालत में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे बोर्ड तो बहुत लगेंगे, हाँ, और क्या क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें तिवारी जी को दिखाइए हमारे साथ। तिवारी जी, ये बात समझ नहीं आ रही है। अब अंजना जी, जनता वोट करती है ना, पार्टी के लिए, नेता के लिए तो वोट करती है, तो जनता के वोट को आप लोग इतना बेमानी बना देते हैं कि कोई और है, ये मुखौटा है। अरे जनता को तो समझ में आ रहा है ना कि इसको वोट देना नहीं देना है, इसी जनता ने दिया ना लोकसभा में। 1 मिनट में बताता हूँ तुमको। कल ही एक नाथ शिंदे के उम्मीदवार के 15 करोड़ रुपए पकड़े गए। हाँ, और इनको कोड ऑफ कंडक्ट में पैसे बांटने का जो प्रोग्राम था वो बंद कर दिया। तो एक नाथ शिंदे बोले कि मैं मेरे घर से दूंगा। अब ये क्या है, मतलब तो बेचारे अडानी जी की कृपा है, अडानी जी की कृपा है, अडानी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अडानी जी की शक्ति से तो हमारी सरकार गिर गई, हमारी पार्टी चले गई। तुम है ना, जरा तुम्हारे पत्रकारों को पूछो तो सही। शरद पवार के वो तिवारी जी, आप तो गजब के हैं एकदम। टीवी पे आते हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं
बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे से। सच तो ऐसी बहुत बातें होती है, लेकिन सच बोल रहा हूँ। इतना भी बोलिए कि सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ सब्सटैंशिएट करना पड़ता है सर। जब इस तरह के आप आरोप लगाते हैं तो सब्सटैंशिएट करना पड़ता है, और ये जरूरी है कि आदमी जिम्मेदारी के साथ बात करे। सागर बंगले से ही पैसे बांटे गए ना। अच्छा, अभी तो सागर पे बाढ़ आ गई है। सागर पे बाढ़ आ गई है। 99 सीटें देने के बाद, अनाउंस करने के बाद बाढ़ आ गई है। बाढ़ गौरव भाटिया, बाढ़ ऐसी आई है कि बबन राव पाचपुते को दिया, उनके औरत को दिया, वो बेटे के लिए आ गए। अरे आपके गौरव जी जवाब गौरव जी, ये तो थोड़ा सा जाती कर रही है। तिवारी जी रुकिए आप थोड़ा जवाब सुनिए, इसके बाद आ रही हूँ रागिनी जी। बहुत दिन बाद आए थे ना तिवारी जी, तो थोड़ा हम लोग भी सोचे सुन ले क्या क्या कह रहे हैं। नहीं गौरव जी जवाब जरूरी था। ही इज सो नॉटी एंड आई लव हिज स्माइल आल्सो। ठीक है। ये नौटी भी मुझे। अब मैं बताता हूँ, आपको मालूम है आजकल महाराष्ट्र की क्या खबर है। कभी एक समय होता था मातोश्री में महाराष्ट्र के टिकट बंटते थे, और भारतीय जनता पार्टी सम्मान रखते हुए मातोश्री में बैठक भी करती थी। आज महाराष्ट्र की जनता कह रही है मातोश्री का मतलब सोनिया गांधी, पितोश्री का मतलब शरद पवार, और लाचार श्री का मतलब उद्धव ठाकरे। और मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैंने वीर सावरकर पे सवाल पूछा, मैं उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था वीर सावरकर जी का अगर कोई सम्मान नहीं करता है उसे जूतों से मारना चाहिए। अब जनता ये पूछ रही है क्या राहुल गांधी जो उनको माफी वीर कहते हैं उनको चप्पल से मारेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि यही उनका बयान है। दूसरी बात, आपकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, अभी रुकिए, प्रियंका चतुर्वेदी इनकी प्रवक्ता है, नेत्री है। उनसे किसी ने पूछा कि आपके सबसे अच्छे नेता, आप किसको सबसे सम्मानित नेता मानती हैं? उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, बाला साहब ठाकरे जी का भी नाम नहीं लिया, उद्धव ठाकरे की तो कहीं गिनती नहीं है, आदित्य ठाकरे का नंबर नहीं आया। उन्होंने कहा श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी आज वो व्यक्तित्व है जो विरोधियों से भी अपनी तारीफ करवा देते हैं। तीसरी बात, संजय राउत का बयान क्या आया? उन्होंने कहा महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है इनमें दम नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो सीधा दिल्ली बात करूंगा हाई कमांड से। अब आप बताइए, अगर संजय राउत बेइज्जती करते हैं कांग्रेस के नेताओं की, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, ये लोग कैसे? जल्दी से सिर्फ एक लाइन का किशोर जी जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को लेकर जिस तरह के मतभेद रहे हैं, और उद्धव ठाकरे खुद बहुत अग्रेसिव होते थे कि जो उनके खिलाफ बोलेगा मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए। इसी पर उन्होंने क्या, इसके बाद रागिनी जी में आ रही हूँ, इसके बाद रागिनी जी आऊंगी मैं, इसके बाद रागिनी जी फौरन आऊँ। देखो, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ। करिए। उद्धव जी को हमारे शरद पवार जी और संजय राउत जी ने राहुल जी को बता दिया कि तुम्हारी जो आदि थी उन्होंने क्या। एक लाइन तो क्लियरली बोलिए आप तिवारी जी, क्या बोल रहे समझ ही नहीं आता। महायुति के बीच एक खबर आ रही है, महायुति के बीच सीटों पर करीब करीब फैसला तय हो गया है। 156 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में लड़ेगी चुनाव, और 78 से 80 पर लड़ेगी शिवसेना, और 53 से 54 पर लड़ेगी एनसीपी यानी अजित पवार की पार्टी। तो यहां पर सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है, नंबर्स हमने आपके सामने बता दिए। वहीं महाविकास अघाड़ी में बार बार नाना पटोले ये कह रहे हैं कि हमारा भी समझौता अब लगभग सभी 280 सीटों पर हो चुका है, और इसका ऐलान हम कल तक जरूर कर देंगे। इस बाबत महाविकास अघाड़ी से भी खबर आ रही है। बैठक से पहले उद्धव से मिले हैं बाला साहब थोराट, और ये महाविकास अघाड़ी में शरद पवार से भी बाला साहब थोराट की मुलाकात हुई है। यानी दोनों ही खेमों में अब महायुति ने इसमें लेकिन बाजी मार ली है। सीटों का जो बंटवारा था वो हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ सीट फुट अव्वल अब भी महाविकास अघाड़ी में। हालांकि नाना पटोले हो, एनसीपी के नेता हो, सभी नेताओं ने खुलकर कहा है कि हम लोग 1 या 2 दिन में सीट के समझौते पर आ जाएंगे। तिवारी जी प्लीज एक लाइन में क्लैरिटी से बताइए, वीर सावरकर को लेकर क्या स्टैंड है? जो उनका प्रश्न था वो सीधा है ना, कि उद्धव जी कहते हैं जो उनके खिलाफ बोले उन पर उनके साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए, और इधर 1 मिनट में बात कर रहा हूँ जल्दी। हमारे लिए
स्वतंत्र वीर सावरकर ये श्रद्धेय है हाँ। और उनको भारत रत्न देना चाहिए। इसके लिए 10 साल से हम हिमायत कर रहे हैं। जब राहुल जी ने कुछ भी कहा, एक मिनट बीच में मत बोलो ना, ये क्या है, ये बीच में बोल रही है। उनको पूरा करने दीजिए प्लीज, पूरा करने दीजिए, मुझे रागिनी जी के पास जाना है। गौरव भाटिया, तुम्हें बिल्कुल पच नहीं रहा ना हमारा कांग्रेस के साथ रहना, लेकिन तुमको गिरा के ही रहेंगे हम। तुम्हारा तो हिसाब करना ही है। अच्छा नहीं लगता है, सुनिए ना तिवारी जी अच्छा नहीं लगता है तू तड़ाक करना, तुमको तड़ाक करना। मैं बस ये पूछ रही हूँ सर कि राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर के बारे में बोला, उसके बाद एक कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं है? मतलब स्वीकार्य है ना आपके नेता को? इस पर जवाब पूछिए। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म के अंदर अगर हमारे आराध्य है सावरकर, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म का अपमान भी गठबंधन के साथियों ने नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए हम ट्यूटोरियल इसके लिए ट्यूटोरियल नहीं लेंगे, हम ट्यूटोरियल नहीं लेंगे जल्दी से। रागिनी जी, अंजना जी, आप सुन पा रही? हाँ, आ रही आवाज, आ रही है। हाँ अंजना जी, देखिए ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद 50 दिन के भीतर काला धन वापस नहीं आ जाता तो मुझे चौराहे पर खड़े करके जूता मारना। भाई हमने तो किसी डिबेट पर नहीं पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी को जूते मारे गए चौराहे में। तो इसीलिए ये जूता, चप्पल, इस तरीके की बातें करना, अपने विरोधियों के लिए अपशब्द बोलना, आप कितना भी मातोश्री पिताश्री करते रहें, जनता महाराष्ट्र में आपको नानी याद दिलाने वाली है। अब मैं एक बात जल्दी से अंजना जी बोलना चाहती हूँ। देखिए, आपने हरियाणा का ब्रेकअप दिखाया, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के ब्रेकअप के बारे में भी बात जरूर करनी चाहिए। और साफ साफ ये पता चलता है कि डबल डिजिट में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 19 सीटें हार गई। वहीं कांग्रेस पार्टी केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीती तो सारे लोगों ने मिलकर वोट दिया ना, एकजुट होकर वोट दिया। इसीलिए हमने दोनों ही राज्यों में लोकसभा विधानसभा के नतीजे अलग अलग दिखाए और वोट परसेंटेज दिखाया था, क्योंकि जहां जहां पर बंटवारा कम हुआ, जाति के आधार पर वोटिंग कम हुई, बटा कम वोट, वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ। यही दिखाने के लिए हमने नंबर्स दिखाए थे। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए।